बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। बड़ा इजी सा टॉपिक है। जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट मुख्तलिफ कंपनीज में, एनजीओज में, बैंकिंग में, इदारों में इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो लिहाजा हमारे स्पोर्ट्स के भी जो टीम्स होती हैं, टीम के लेवल तक, फिर कोचिंग लेवल तक, फिर इदारों के लेवल पे, डिपार्टमेंटल लेवल पे, ठीक है, फिर जो हमारे फेडरेशंस होती हैं, स्पोर्ट्स की फेडरेशन जितनी भी हैं, उन तमाम तक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इसके कुछ बेसिक टर्म्स इन्होंने दी हुई हैं, उनको आज हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही आसान है, कोई इसमें कोई भी एक भी बात इसमें मुश्किल वाली नहीं है। आप लोग खुद ही इसको पढ़ सकते हैं। बहरहाल हम ज़रा रीड आउट करते जाते हैं और जहाँ पे ज़रूरत होगी थोड़ी सी उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। मोस्टली चीज़ें आपको इसमें आती होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों के ज़रिए जब आप कोई चीज़ें कोई काम कर लेते हैं तो ये काम करने का फन मैनेजमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने टेस्ट बनाना है या मैंने ये क्लास लेनी है, तो मैं मुख्तलिफ या मैंने एक कोई यूट्यूब पे ये चीज़ें करनी है, तो मैं एक मोबाइल में किसी से कहूँगा कि जी आप कैमरा यहाँ पे करें, और कंप्यूटर वाले से कहूँगा बाद में वीडियो आप एडिट करके ये वो सारा कुछ करके उसमें वॉइस मेरी होगी सारा कुछ। तो मुख्तलिफ लोगों से जब आप काम करवा के कोई एक टास्क पूरा करते हैं तो इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट, चीज़ों को मैनेज करना। फिर मैनेजमेंट की सिम डेफिनेशन लिखी हुई है, इस पे आप गौर करेंगे कि आपको मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा फ़र्क आपको नज़र आएगा। जहाँ पे फ़र्क होगा वो मैं आपको बताऊंगा। मैनेजमेंट इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसीडरिंग ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें आप प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग चीज़ों को एक तरतीब देते हैं, तंजीम देते हैं, एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग टू द determine and accomplish to objective by use of human beings and other resources। अच्छा, सबसे पहले वो कहते हैं कि अपने मकासद जो है ऑब्जेक्टिव आप सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेट करके जी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव का हसूल आप इंसानी वसाइल और दूसरे ज़राए आपके पैसा हो सकता है, फिजिकल चीज़ें हो सकती हैं, वगैरह वगैरह। तो उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए और उनको आप तरतीब देते हैं, एक्टिवेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो ये सारा प्रोसेस आपका कहलाता है मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टर्म मैनेजमेंट वाज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड मैनेजर मीनिंग टू यूज केयरफुली। ठीक है, फ्रांसीसी ज़ुबान के लफ्ज़ मैनेजर से निकला है मैनेजमेंट, और मैनेजर का मतलब है चीज़ों को बड़ी एहतियात के साथ इस्तेमाल करना। ग्रुप ऑफ वन और मोर पीपल एंटिटीज इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। एंटिटीज अमले को हम कहते, इदारे को कहते हैं, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा, या बल्कि वो कह रहे हैं कि एक ग्रुप या एक से ज़्यादा ग्रुप के जो लोग हैं किसी एक इदारे में काम करने वाले, वो उन लोगों के उस ग्रुप को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम। जैसे कि हम कॉलेज के अंदर स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। अब तो बाकायदा वो इलेक्शंस होते हैं, स्कूलों में इलेक्शंस हो रहे हैं, कॉलेजेस में इलेक्शन होते हैं, तंजीमें होती हैं। किसी एक मकसद के लिए जो लोगों का ग्रुप होगा मिलकर काम करेंगे उसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की दो डेफिनेशंस हैं, इसको देख लीजिएगा ज़रूरत अगर पड़े तो, वरना एक डेफिनेशन ऊपर जो हमने पढ़ ली है वो काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर आप आ जाएं तो वो कहते हैं कि स्पोर्ट्स मैनेजर की डेफिनेशन लिखी हुई है कि वो चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करता है ना। मैनेजर का हमने मतलब पढ़ा कि बड़ी एहतियात के साथ चीज़ों को वो यूज़ करता है। तो स्पोर्ट्स मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। वो कहता है कि एक स्पोर्ट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट्स की तंजीम है, उसके कुछ मकासद हैं। उन मकासद को
हासिल करने का जिम्मेदार होता है स्पोर्ट्स मैनेजर। अच्छा, अब वो हासिल कैसे करने हैं? थ्रू एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो उसको अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं ना, उन रिसोर्सेज का बड़ी महारत के साथ, ठीक है, और बड़े मौसर तरीके से, इफेक्टिव मौसर तरीके से, और एफिशिएंट। एफिशिएंट हम कहते हैं कि जो अवेलेबल सोर्सेज से बहुत अच्छा रिजल्ट ले ले, उसको हम कहते हैं एफिशिएंट। नीचे इनकी डेफिनेशन भी दी हुई है। एफिशिएंट मीन्स गेटिंग मैक्सिमम आउट ऑफ योर अवेलेबल रिसोर्सेज। आपके पास जो मौजूदा ज़राए हैं किसी भी काम के हवाले से, उन काम से उन ज़राए से बड़ा मैक्सिमम आउटकम लेना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्कूलों में, इदारों में हमारे पास स्पोर्ट्स का जो बस पूरा पूरा गुजारे लायक सामान होता है, उस सामान को इस्तेमाल करके बड़े अच्छे तरीके से हम एक जो शहर के बड़े अच्छे वेल इक्विप्ड जो, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने स्कूल की हॉकी की एग्जांपल दूं तो मेरे पास खिलाड़ी थे, बच्चे, उनका शौक था, उनको मैंने हॉकी की प्रैक्टिस करवाई। मेरे पास अब हॉकी की किट नहीं थी। हॉकी की किट ज़रा कॉस्टली आती है, 25-30 हज़ार 35 हज़ार की नॉर्मल सी आती है। तो स्कूलों में बजट नहीं था, तो उन्होंने कहा जी कि गुजार रख रहे हैं। तो मैंने जो हेलमेट था गोलकीपर के लिए, वो क्रिकेट का हेलमेट, क्रिकेट बैट्समैन का हेलमेट उनको दे दिया। क्रिकेट वालों के जो पैड थे उसको पहना दिए, और उसको चेस्ट गार्ड के तौर पे बस ऐसे ही कोई फोम शोम और इस तरह की चीज़ें जो अवेलेबल थी, मैंने उसको अंदर शर्ट के अंदर सिलवा के वो पहना दिए पूरा बॉडी उसको। ग्लव्स वगैरह भी ऐसे ही बैट्समैन वाले उसको पहना दिए। ठीक है जी। तो ये अवेलेबल सोर्स था, और उसकी बुनियाद पे मैंने बच्चों की ट्रेनिंग अच्छी सी करवा दी। तो वो जनाब बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल की टॉप टीम इस वक्त हैं, अभी भी वो डिस्ट्रिक्ट विन करके आए हैं बच्चे। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि एफिशिएंट। जबकि हमारे साथ जिन बच्चों ने मुकाबला किया था, उनके बकायदा उनके स्कूल की जी प्रॉपर किट थी, शूज से लेकर हेलमेट तक उनके, और हॉकी उसके साथ अटैच होती है, वो प्रॉपर एक गोलकीपर किट के साथ खेले थे वो। लेकिन हमने उनको हरा दिया था। अच्छा, अब इफेक्टिव का क्या मतलब है? इफेक्टिव मीन्स डूइंग राइट थिंग टू अटेन योर ऑब्जेक्टिव। अपने मकसद को हासिल करने के लिए जो सही काम आप करते हैं, सही चीज़ें करते हैं, उनको हम कहते हैं इफेक्टिव, मुअस्सर तरीके से। ओके, हाउ वेल यू, समझ आ रही है? जहाँ पे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो आप बता दीजिएगा कि नहीं समझ आई। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ वेल यू अचीव द ऑब्जेक्टिव इज रेफर टू इफेक्टिवनेस। कितने अच्छे तरीके से आप अपने जो मकासद हैं उनको हासिल करते हैं, ये आपका मुअस्सरपन है या इफेक्टिवनेस है। द मैनेजर रिसोर्सेज आर ह्यूमन एंड फिजिकल, फाइनेंशियल, इनफॉर्मल। वो कहते हैं कि गैर रस्मी, कोई एक मैनेजर के पास ज़राए कौन से होते हैं? एक तो उसके पास जो इंसानों का अमला होता है, ठीक है, उनको मैनेज कर रहा होता है। फिर उसके पास जो फर्नीचर, ज़राए, कंप्यूटर और इस तरह की जो फिजिकल चीज़ें होती हैं, उनको कर रहा होता है। फिर उसके पास पैसा होता है, बजट होता है, उसको वो इस्तेमाल कर रहा होता है। तो ये उसके ज़राए होते हैं सारे के सारे। पीपल आर द एग्जाम्पल ऑफ, अब जो लोग हैं वो कौन सा ज़रा है? डेफिनेटली वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। फैसिलिटीज़, जो सहूलियात उसको दी होती हैं, प्लेइंग ग्राउंड्स, इक्विपमेंट्स, एग्जाम्पल्स वगैरह, ये खेलों का सामान, प्ले ग्राउंड, ये सारी चीज़ें क्या हैं? वो फिजिकल रिसोर्सेज हैं। बजट, अगर एक कोच के पास है या एक फिजिकल टीचर के पास है, वो बजट पैसे उसको दिए जाते हैं, तो ये कौन सा सोर्स होगा? ये इसका फाइनेंशियल सोर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, एज ऑफ एथलीट, देयर मेडिकल हिस्ट्री एंड कॉन्टैक्ट नंबर आर एग्जाम्पल ऑफ। सीधी सी बात है कि खिलाड़ियों का जो हम डाटा लिखते हैं, उनकी उम्र हो गई, उनकी मेडिकल हिस्ट्री और उनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, ये हमारी इंफॉर्मेशन इस होती है। तो ये हमारे मालूमाती ज़रा है, इससे हमें खिलाड़ी के बारे में मालूमात मिलती है। समझ आ रही है सब लोगों को? बड़े इजी से हैं। लो, अब ये पूछ रही हैं कि जी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बच्चे? आप इतनी देर से चुप थे, हमने 15 सवाल तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, आप कहाँ थे? ये हम पढ़ रहे हैं
362 पेज पे आप ओपन कर लें क्वेश्चन नंबर 16, ये एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, 362 सफ़ा नंबर ओपन करें। ओके जी, इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी इदारे के अंदर, स्कूल है, कॉलेज है, कोई तंजीम है, उस इदारे के अंदर का जो माहौल है ना, वो कहलाता है जी माइक्रो, क्योंकि थोड़ा सा हमला हुआ है, 10 20 50, कोई फैक्ट्री है तो उसमें 100 200 लोग होंगे, तो उसका अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो माइक्रो इन्वायरमेंट होगा। अच्छा, अब उसका बैरूनी माहौल जो है वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है, वो उसकी पूरी मार्केट होगी। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है, वो शर्ट्स बनाती हैं, ठीक है जी, तो वो फैक्ट्री में, गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करने वाले लोग 100 200 लोग होंगे, वो अंदरूनी माहौल है उनका। जबकि वो फैक्ट्री एक फैसलाबाद के इलाके में है, तो वहाँ से वो उनका माल पूरे पाकिस्तान में जाता है, तो पूरा पाकिस्तान उनकी मार्केट है और वो बड़ा माहौल है, ठीक है। तो ये वो बता रहे हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आल्सो नोन एज मैक्रो, एक इन्वायरमेंट होता है उसका बैरूनी, और फिर मार्केट भी उसको कहते हैं। सवाल नंबर 18, मैनेजमेंट, मिशन, रिसोर्सेज एंड कल्चर आर द एग्जांपल ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। अच्छा, अब एक फैक्ट्री, एक इदारे, एक एनजीओ, एक ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम के अंदर जो एक मैनेजमेंट होती है, उनका जो मिशन होता है, जो उन्होंने टारगेट सेट किया होता है, उनके ज़राए हैं, रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज में उनके लोग शामिल हो सकते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्सेज ऊपर हमने पढ़े, फिजिकल और फिनेंशियल रिसोर्सेज, तीनों तरह के रिसोर्सेज हैं। और उस फैक्ट्री, उस माहौल, उस एनजीओ का जो माहौल है, कल्चर है, ये उसके इंटरनल एग्जांपल है जी उसकी मैनेजमेंट की। ओके, अब वो बता रहे हैं कि जी मिशन क्या चीज़ है। मिशन इज डिफाइंड एज आउटकम दैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू अटेन। मिशन वो कहते हैं कि वो उनका, उनकी कारकर्दगी है, उनका जो एक आउटकम को उर्दू में क्या कहेंगे भाई, जिसको हासिल करने के लिए, उनका मकसद हासिल करने के लिए वो कोशिश करते हैं। स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना। आउटकम को उर्दू में क्या कहेंगे? इनपुट और आउटकम होता है। इनपुट जो आपकी एफर्ट होती है, और आउटपुट जो आप हासिल करते हैं, जो आपको नतीजा तो नहीं यहाँ पे। आउटकम, इसको उर्दू, अच्छी उर्दू में क्या कहेंगे? मिसाल के तौर पे जो आप गारमेंट फैक्ट, जी, फीडबैक कहाँ बच्चे, फीडबैक तो कुछ और। आउटकम क्या होता है? नहीं यार, नहीं 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 नहीं। देखें, आप काम कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल खेलों की एग्जांपल लीजिए, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, जितनी अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, ये आपका है इनपुट खिलाड़ियों के अंदर। जो आपकी परफॉर्मेंस होगी ना, वो आपका है आउटकम, जो आप गेम में जा, हाँ, रिजल्ट के नतीजे में इसकी एक पैदावार कह लें, आउटकम पैदावार को भी हम कह सकते हैं। फैक्ट्री, गारमेंट की फैक्ट्री है, तो वहां से जो कुछ आप रॉ मटेरियल है, हाँ, प्रॉफिट भी एक अलग चीज, हासिलात कह सकते हैं, पैदावार कह सकते हैं जी। हाँ हाँ, पैदावार, हासिलात, इसको हम कह सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है मिशन। अच्छा जी, ये आई थिंक महक हमारे साथ हैं। महक, हम ये बुक पढ़ रहे हैं, जुबैर साहब की नई बुक है, स्पोर्ट्स साइंसेस फिजिकल एजुकेशन वाली। ये एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, सफ़ा नंबर 362, इसको आप ओपन कर लें। ओके जी, क्वेश्चन नंबर हमारा है जी 19।
मिशन इज डिफाइंड एज आउटकम दैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू अटेन। मिशन क्या है आपका कि वो नतीजा, वो पैदावार, वो हासिलात जो एक तंजीम हासिल करने के लिए कोशिश करती है, उसको उसको हम कहते हैं मिशन। टारगेट भी इसको आप कह सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है जी। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट जब आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला अमल क्या है? डेफिनेटली वो प्लानिंग है। कोई भी काम आप जब करते हैं तो सबसे पहले पहले प्लान करते हैं, ठीक है, फिर उस प्लान पे अमल करने की कोशिश करते हैं। प्लानिंग की डेफिनेशन दी हुई है जी कि प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ लॉजिकली एंड पर्पसफुली, कि आप एक मंतकी तरीके से, समझबूझ से और बामकसद तरीके से आउटलाइन काम की, आउटलाइनिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, काम की एक आउटलाइन सेट करते हैं। जिस तरह से हमने एक मंथ का शेड्यूल बनाया है और उस पे पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह महीने के एंड में हम वो टारगेट अपना अचीव कर लेंगे। ठीक है, हम डेली बेसिस पे जो हमने लिख के शेड्यूल बनाया था वो हमारी आउटलाइन थी, उसके मुताबिक। इसी तरह कोई एक इदारा है, कॉलेज है, स्कूल है, कारखाना, फैक्ट्री या एक स्पोर्ट्स बोर्ड है, उसका उन्होंने अपनी एक आउटलाइन तैयार की होती है कि हमने इस वीक में, इस मंथ में ये हमने काम करने हैं, और उनके लिए फिर वो कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट में जो उन्होंने एक तरतीब दिया होता है, आउटलाइन, अपना सिलेबस वगैरह कह लें, सिलेबस स्कूल में होता है, तो आउटलाइन उसी से मिलती जुलती एक चीज़ है, काम की एक तरतीब लिखी होती है कि ये काम, ये टारगेट हमने करना है। वेयर बाई वेरियस मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स एंड विजन्स ऑफ वर्क आर अरेंज्ड। अब ये देख लें, काम की एक तरतीब दी होती है जिसमें बहुत सारे लोग या बहुत सारी मैनेजमेंट, मुख्तलिफ मैनेजमेंट्स जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं एक दूसरे के साथ। इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, इंटीग्रेट कहते हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल कर शामिल होना। ये ऑर्गेनाइजेशन की एक डेफिनेशन थी जी। अब आ जाता है स्टाफिंग क्या करना। ऑर्गेनाइजेशन है, आपने एक तंजीम बना लिया है, लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा कर लिया है, उसमें आपके पास रिसोर्सेज भी सारे आ गए हैं। अब ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, इंसानी अफरादी क़ुव्वत है, उसको आपने मुख्तलिफ जिम्मेदारियां देनी है, ठीक है। जो आपका अमला है वो सेट करना है, इसको हम कहते हैं स्टाफिंग। राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, बड़ा अहम होता है। जो भी काम जिस बंदा जो बंदा जिस काम का एक्सपर्ट है उसके लिए करना। हमारे पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा अहम मसला इस चीज़ का है कि जो सही बंदा जिस काम के लिए है उससे हम कुछ और ही काम ले रहे होते हैं। ये ख़ास तौर पे स्कूलों में ऐसा ही है क्योंकि स्टाफ प्रॉपर होता नहीं है, तो जो बंदा जिसके लिए जिस काम का एक्सपर्ट है उससे वो काम नहीं लिया जाता, बल्कि उससे कुछ और करवाया जाता है। स्टाफिंग रेफर्स टू इंटायर पर्सोनेल। अच्छा, यहाँ पे एक याद रख लें, पर्सनल ओ के साथ वो होता है ज़ाती, और ठीक है ना, वो और चीज़ है ज़ाती, कि मेरा ये पर्सनल मैटर है, वो पर्सनल और है, ये है पर्सोनेल, ठीक है, डबल एन ई एल के साथ पर्सोनेल। इसको हम कहते हैं अमला, अफरादी कुव्वत, अमला, ठीक है। कि स्टाफिंग का मतलब क्या है कि एक पूरा अमला, फंक्शन ऑफ सिलेक्शन, के आपने एक काम के लिए एक अमला सिलेक्ट करना है। असाइनमेंट, उनको काम असाइन करना है, उनकी ट्रेनिंग उनको देनी है, और पोर्टेंडिंग एंड मेंटेनिंग फेवरेबल वर्किंग कंडीशन, और उनको प्रोवाइडिंग, ये हालांकि प्रोवाइडिंग के मुतरादिफ होना चाहिए, कि उनको एक काम के लिहाज से उनको हालात फेवरेबल, साजगार हालात उनको पैदा करके देना, फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मेंबर्स को, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें, ठीक है जी। स्टाफिंग, वो स्टाफिंग की डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल, आपने एक स्कूल बनाया है, प्राइवेट स्कूल ही सही, ठीक है,
अब आप ओनर हैं, मालिक हैं, आप क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी एक जगह, बिल्डिंग और उसके लिए फर्नीचर, इक्विपमेंट, साजो सामान जो कुछ भी है, व्हाइट बोर्ड, चेयर्स वगैरह वगैरह, सारा चीज़ें वो फर्नीचर में आ जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ पैसा आपको चाहिए। आपने जगह और फर्नीचर ये चीज़ें इकट्ठी कर ली, वो आपका रिसोर्स कहलाएगा, फिजिकल रिसोर्स। फिर आपने ह्यूमन रिसोर्स, लोग इकट्ठे कर लिए। 10 लोग फॉर एग्जांपल स्टार्ट में आपने इकट्ठे कर लिए अपने साथ, वो आपका ह्यूमन रिसोर्स होगा। फिर आपके पास बजट तो डेफिनेटली पहले होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, अ, वो आपके पास होगा फाइनेंशियल रिसोर्स, वो ऊपर हम पढ़ चुके हैं। अब लोगों को आपने 10 लोग करने हैं, उनको असाइन करेंगे, उनको सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले किस लिहाज से कि आपको साइंस टीचर चाहिए, इंग्लिश के चाहिए, मैथ के चाहिए वगैरह वगैरह, आर्ट्स के चाहिए, उर्दू के। तो उनको आपने हायर कर लिया और उनको अलग अलग ड्यूटीज असाइन कर दी कि भाई आपने इंग्लिश पढ़ाना है, आपने उर्दू पढ़ाना है, आपने मैथ साइंस वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ानी है। हर एक बंदे को अलग अलग काम असाइन कर दिया, पहले सिलेक्ट किया, फिर काम असाइन कर दिया। फिर अगर वो ट्रेंड नहीं है तो वक्तन फ़वक्तन उनकी ट्रेनिंग भी करेंगे। अगर वो पहले किसी और स्कूल में पढ़ा चुके हैं तो फिर भी आप अपने माहौल के मुताबिक उनको बताएंगे कि जी देखिए मेरे ये टारगेट है, हमारा ये मकसद है, आपने इस तरह से पढ़ाना है, ऐसे करना है, ठीक है। अच्छा, फिर आप उनको क्या करेंगे कि उनको एक साजगार माहौल मुहैया करेंगे कि उनके लिए कमरा, बच्चों एक पूरा प्रॉपर क्लासरूम सेट होगा क्योंकि वो बाहर बैठ के नहीं पढ़ा सकते। उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है, अगर वो क्लासरूम में टीचर है तो उसको एक प्रॉपर क्लासरूम, और अगर कोई काम करने वाला आपने कोई फैक्ट्री बनाई हुई है तो हर मजदूर को, हर वर्कर को काम करने के लिए आप साजगार माहौल मुहैया करेंगे ताकि वो आराम से अपना काम कर सकें। इसको हम कहते हैं स्टाफिंग। ठीक हो गया। स्टाफिंग आपने कर लिया, अपने आप को एक मैनेजर समझें, एक इदारा आप अपने जहन में बना लें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अपने माइंड में एक बना लें कि आप एक इदारा बना रहे हैं और ये काम लोगों को आप सौंप रहे हैं। अच्छा, अब काम उनको आपने बता दिया, जिम्मे लगा दिया, स्टाफ आपने हायर कर लिया। स्टाफ हायर करने का मतलब है, अब डेफिनेटली आपको साइंस टीचर चाहिए तो उसके लिए आप कोई इस्लामियत का बंदा तो नहीं हायर करेंगे, जो उस काम का माहिर है उसको आप हायर करेंगे। अब अगला प्रोसेस है डायरेक्टिंग, हिदायत जारी करना। डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर आपने क्या करना है, वो कहते हैं कि मेकिंग डिस्टिंक्ट एंड प्रिसाइज डिसीजन। प्रिसाइज हम कहते हैं जामे, वो कहते हैं कि एक डिस्टिंक्ट तो वैसे कहते हैं, तफरीक को कहते हैं, मुख्तलिफ मुख्तलिफ और जामे फैसले आप करते हैं। एम्बॉडिंग देम इन इंस्ट्रक्शन देन विल इंश्योर देयर कंप्लीशन इज कॉल्ड। तो सबसे पहले आप फैसला करेंगे और उस फैसले को एम्बॉडी करने के लिए या उसके ऊपर अमल करवाने के लिए आप हिदायत जारी करेंगे। ठीक है, और फिर इस बात की यकीन दहानी करेंगे कि वो मुकम्मल हो जाएगा, उस फैसले के ऊपर अमल हो जाएगा। तो ये है जी आपका डायरेक्टिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि आप वीकली, आप एक स्कूल की एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं ना, स्कूल वगैरह आपने बना लिया, स्टाफ हायर कर लिया, अब है डायरेक्टिंग का प्रोसेस। डायरेक्टिंग में आपने क्या करना है कि अपने स्टाफ को कहना है कि जी देखें, मैंने ये फैसला किया है कि हर हफ्ते हम बच्चों का एक टेस्ट रखेंगे और मंथली एक ग्रैंड टेस्ट भी होगा और पेरेंट टीचर मीटिंग रखेंगे। ठीक है, ये आपने फैसला तो कर लिया। फिर इस फैसले के ऊपर अमल करवाने के लिए आपने कोशिश करनी होगी ताकि ये जो आपने फैसला किया, ये इस फैसले की तकमील हो सके, इस पे अमल हो सके। तो ये है जी डायरेक्टिंग। फिर है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स दैट subordinate uh, must be kept informed through
रेगुलर रिपोर्ट्स, रिसर्च एंड कंटिन्यूअल ऑब्जर्वेशन। अब आपने स्कूल बना लिया, स्टाफ कर लिया, हायर कर लिया, उनको हिदायत भी दे दी। अब आप क्या करेंगे? वक्तन फवक्तन आप उनको सबॉर्डिनेट कहते हैं, अपने जो एक निचला अमला होता है, आपके मातहत जिसको बोलते हैं, तो अपने उन मातहत लोगों को वक्तन फवक्तन आपने रिपोर्ट्स भेजते रहे, उनसे रिपोर्ट्स लेते रहना है ताकि आपको पता चले, और उनको रिपोर्ट्स देते भी रहना है। ठीक है, एक तहकीक करते रहेंगे और एक मुकम्मल मुसलसल उनके ऊपर नज़र रखेंगे, उनको देखते रहेंगे कि ये कौन क्या काम कर रहा है। तो ये हो जाएगा जी आपका कंट्रोलिंग। 26 है, इन द मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजर इज पॉइंट ऑफ इंटर कम्युनिकेशन। मैनेजमेंट के अंदर एक मैनेजर की हैसियत क्या होती है? एक इंटर कम्युनिकेशन है। इंटर कहते हैं दरमियान, कम्युनिकेशन ये एक दरमियानी बंदा होता है जो मुख्तलिफ लोगों के दरमियान में कम्युनिकेट कर रहा होता है। ठीक है, एक बंदे को बुला के कहता है, फॉर एग्जांपल स्कूल वाले एग्जांपल हम लेके चल रहे थे, तो एक बंदा है जी स्कूल में मैनेजर, वो क्या कर रहा है कि अपने जो टीचर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है कि जी हाँ जी आपने अपने सारे लेक्चर ले लिए, वो कहते हैं हाँ जी कि हमने ले लिए। वो मालूमात उधर प्रिंसिपल को भी पहुंचा रहा है, जो स्कूल का ओनर है उसको भी पहुंचा रहा है, या जो भी उसके ओहदेदार होंगे वगैरह वगैरह। तो ये मुख्तलिफ लोगों के दरमियान कम्युनिकेट का एक ज़रिया होता है। फिर प्लानिंग की दोबारा से डेफिनेशन आ गई है, तो डेफिनेशन को फिर देख लीजिएगा। चलें रीड कर लेते हैं कि प्लानिंग क्या है। सेटिंग गोल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, किसी तंजीम के लिए आप गोल सेट करते हैं, एंड इट्स मेंबर्स and specifying the activities or programs through which to achieve those goals। अच्छा, एक तंजीम या उसके मेंबर्स के लिए आपने गोल सेट कर दिए अपने, फिर अपनी मखसूस सरगर्मियां या वो प्रोग्राम तरतीब देते हैं कि जिनके ज़रिए वो गोल हासिल किए जा सकें, अचीव किए जा सकें। तो इसको हम कहते हैं प्लानिंग। अब आ जाता है जी स्ट्रेटेजिक। मैनेजमेंट डेवलप्स अ मिशन, मैनेजमेंट एक मिशन बनाती है, एंड मिशन को उर्दू में मिशन ही हम कहते हैं, टारगेट मिशन, एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, और एक लंबे ऑब्जेक्टिव। जैसा कि स्कूल है, आपका स्कूल का एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आपने अपने फाइनल एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में आपकी क्लासेस के अच्छे मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, ये है साल पर मबनी एक प्लान, इसको हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोग्राम। ठीक है, और फिर ये 5 साला लॉन्ग टर्म प्लान भी हो सकता है, 10 साला भी हो सकता है। अच्छा जी, तो ये प्लान कर लिया। अच्छा, उसके बाद एंड determines in advance how they will be accomplished is called strategic planning। एक लॉन्ग टर्म मकासद आपने बना लिए, ठीक है, कि हमने ये हमारा टारगेट है, ये सेट करना है, और उसके लिए फिर आप डिटरमाइन हो जाते हैं, पुरअज़म हो जाते हैं पहले से ही कि इनको कैसे हमने हासिल करना है। ठीक है, कि आपने स्कूल का एक अच्छा रिज़ल्ट लेना है, 90% आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड की क्लास का रिज़ल्ट आना चाहिए। उसके लिए ये आपने टारगेट सेट किया, मिशन बनाया, मिशन बनाने के बाद फिर आपने वीकली टेस्ट पहले से सोच लिया कि हम वीकली टेस्ट लेंगे, मंथली टेस्ट लेंगे, फिर इस तरीके से हम अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है, तो फिर बोर्ड के बाद में इम्तहान जब होंगे तो बच्चे उसके लिए रेडी होंगे और हमें अच्छे नतीजे मिलेंगे। ये सारा कुछ जो आपने प्लानिंग की, इस प्लानिंग की किस्म का नाम है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लान्स आर डेवलप्ड फॉर 5 ईयर्स। अब ये मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ हो सकते हैं। स्कूल की मैंने 1 ईयर की एग्जांपल दी, यहाँ पे मोस्टली वो कहते हैं जी कि ये होता है 5 साला मंसूबा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मैनेजमेंट सेट शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइंस इन एडवांस हाउ दे विल बी अकम्प्लिश्ड। कि मैनेजमेंट क्या करती है
कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के बाद फिर वो शॉर्ट टर्म अपने मकासद सेट करती है और फिर वो उनके बारे में पुरज़्म हो जाती है कि इनको हमने किस तरह से मुकम्मल करना है। तो वो वाले शॉर्ट टर्म गोल को हासिल करने के लिए जो हिकमत अमली तरतीब देती है उसको हम कहते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग। और ऑपरेशनल प्लानिंग 1 साल के लिए होते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका दोबारा एक और ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, पहले भी हमने पढ़ी है, दोबारा आ गई है। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग टास्क, के आपने टास्क एंड रिसोर्सेज टू अचीव बाय ब्रेकिंग डाउन द जॉब्स। सबसे पहले वो कहते हैं जी कि आपके माइंड में एक टास्क होता है, उस टास्क को हासिल करने के लिए आप क्या करते हैं कि अपने वफूद डेलीगेट, वफद को हम कहते हैं, अपने वफद लोगों के वफद बनाते हैं, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन उनके साथ करते हैं। और फिर कैसे करते हैं ये? बाय ब्रेकिंग डाउन द जॉब्स, ठीक है। ये लोगों के वफद कैसे बनाएंगे? आप जॉब्स क्रिएट करेंगे अपने उस इदारे के लिए, मस्ट बी कंप्लीटेड टू अचीव, हाँ, ताकि जो आपने मकासद या गोल वो सेट किए उनको हासिल किया जा सके। तो ये ऑर्गेनाइज आपने किया। बहरहाल इसका एक कोई कीवर्ड ढूंढ लें जी, क्योंकि प्लानिंग की डेफिनेशन तो समझ आ जाएगी आपको, इसमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई प्रॉपर इसकी माइंड में बात आ नहीं रही। बहरहाल ऑर्गेनाइजेशन की और भी बहुत सारी डेफिनेशंस, शफकत रसूल साहब की बुक में आपको शायद एक डेफिनेशन ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी मिल जाए, क्योंकि ये डेफिनेशन कोई इतनी खास मज़े की नहीं लग रही मुझे। बहरहाल 33 है जी, लीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एम्प्लॉयज टू वर्क टुवर्ड अचीविंग ऑब्जेक्टिव। लीडिंग क्या है कि अगर तो ये वही बात है, एक दफ़ा पहले भी मैंने की थी बात, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नमाज़ पढ़ें, तो उनको ये ना कहें कि जी नमाज़ पढ़ें, बल्कि आप क्या करें, खुद नमाज के लिए वज़ू करके चले जाएं और उनसे कहें जी कि आए नमाज़ पढ़ें। जब आप जा रहे होंगे नमाज़ पढ़ने के लिए तो डेफिनेटली आपका कहना मानेंगे, क्योंकि आप लीड कर रहे हैं आगे की तरफ। तो जो काम एक लीडर है वो खुद करता है तो दूसरों को कहता है तो उसका असर होता है। तो एम्प्लॉइज़ जितने भी हैं, वर्कर हैं, काम करने वाले मुलाजमीन हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उनको उनके ऊपर एक आप चाहते हैं कि आपका असर व रसूख रहे, ठीक है। तो अ, ये असर व रसूख बनाए रखने का जो प्रोसेस है आपका, ये है लीडिंग। अब आ जाता है जी कंट्रोलिंग। नाम से ही ज़ाहिर है कि आपने कंट्रोल करना है। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए ना आपका माइंड फोकस होना चाहिए किसी इदारे की तरफ। वो इदारा स्कूल, कॉलेज, कोई बैंक, कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना, कुछ भी अपने माइंड में रख के तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट करें उसके ऊपर। प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड इज नोन कंट्रोलिंग। वो कहते हैं जी कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, अमल है, जिसमें आप कोई एक लाहे अमल बनाते हैं, मैकेनिज्म लाहे अमल एस्टेब्लिश बनाते हैं, और इम्प्लीमेंट और उसके ऊपर अमल भी करते हैं। कोई एक लाहे अमल बनाना, तरतीब देना, फिर उसके ऊपर अमल करना, किस लिए? ताकि आप यकीन दहानी कर लें कि आप अपने मकासद हासिल करने की यकीन दहानी करने के लिए। इसको कहते हैं जी कि कंट्रोलिंग। फिर आ जाता है व्हेन द मैनेजर रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन इन सेरेमोनियल एंड सिंबॉलिक एक्टिविटी, हिज रोल इज नोन एज। आपका जो एक मैनेजर है
स्कूल का, बैंक का, इदारे का, किसी भी चीज़ का मैनेजर है, जब वो अलामती तौर पर और किसी तकरीब में, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में उस ऑर्गेनाइजेशन की नुमाइंदगी करता है, तो उसको कहते हैं फिगर हेड। ठीक है जी, ऐसा होता है क्योंकि मालिक जो है वो खुद अपने इदारे की नुमाइंदगी नहीं करते, बल्कि इदारे की नुमाइंदगी करने के लिए उनके डायरेक्टर, मैनेजर और वगैरह वगैरह, क्योंकि हम ये मैनेजर पढ़ रहे हैं तो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हम मैनेजर का नाम पढ़ेंगे। 36 है, व्हेन द मैनेजर मोटिवेट्स, ट्रेन्स, कम्युनिकेट with the influence other sorry and influence other, his role is known as। अच्छा, अब मैनेजर मल्टीपर्पज उसके किरदार है। उसका पहला किरदार क्या है कि अगर वो मोटिवेट करता है अपने लोगों को, अपने कलीग्स को, उनको ट्रेनिंग देता है और उनके साथ बड़ी एक मौसर गुफ्तगू करता है, तो उसका किरदार जाना जाएगा एक लीडर का, कि वो मैनेजर के साथ साथ लीडर है। अच्छा, उसके बाद है कि when the manager interacts with the people outside their unit to gain information and favor, his role is known as license। जब कोई एक मैनेजर अपने इदारे के बाहर के लोगों को से राब्ता करता है, किस लिए? कि वो कुछ मालूमात ले सके और फेवर ले सके। जिस तरह हम एक स्कूल में काम करते हैं, हमारे पास एज ए स्पोर्ट्स टीचर बजट ज़रा कम होता है, तो हम ज़रा बाहर जाते हैं, इलाके के जो स्पोर्ट्स लवर हैं, पुराने स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं या कोई अच्छे थोड़े से बिजनेसमैन हैं, उनके पास जाते हैं जी कि हमने स्पोर्ट्स का इवेंट करवाना है, आपका इसमें शमूलियत भी एज ए गेस्ट होगी और आपका ताउन भी इसके लिए दरकार होगा। तो वो पूछते हैं जी कि आप किन चीज़ों की ज़रूरत है? जी चलें जी, वॉलीबॉल का नेट लगवा दें, या फ़लाँ चीज़ की हमें ज़रूरत है, ये चीज़ ज़रूरत है, बच्चों की किड्स शर्ट्स वगैरह ज़रूरत है। तो वो लोग कोशिश करते हैं, ताउन करते हैं, ठीक है ना? तो जब एक बंदा, तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये बाहर के लोगों से राब्ता किया, तो ये मेरा रोल कहलाएगा लाइसेंस का। When the manager read and talks to others to gather information, his role as मॉनिटर। वो कहते हैं कि जब एक मैनेजर दूसरे लोगों से रीड एंड टॉक्स टू अदर, कि जब दूसरे लोगों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, तो ये उसका किरदार कहलाएगा जी मॉनिटर का। और उन लोगों को रीड आउट भी करता है, वॉच आउट करना, ऑब्जर्व करना। 39 है, व्हेन द मैनेजर सेंड्स इंफॉर्मेशन टू अदर, हिज रोल इज नोन एज डिसेमिनेटर। वो कहते हैं कि जी जब एक मैनेजर दूसरों को मालूमात देता है, तो ये कहलाएगा डिसेमिनेटर। फिर वो कहते हैं कि व्हेन द मैनेजर ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू अ पर्सन और ग्रुप आउटसाइड देयर ऑर्गेनाइजेशन और वर्क यूनिट, हिज रोल एज। अच्छा, वो कहते हैं कि जब वो कोई एक मैनेजर अपने इदारे की मालूमात या अपने इदारे की प्रोग्रेस के बारे में बाहर के लोगों को बताता है, ठीक है, कि जी देखें जी हमारी स्कूल या कॉलेज की टीम ये मैचेस जीत के आई है, हमारी ये अचीवमेंट है, हमारा इदारा ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो बाहर के लोगों को अपने इदारे की अच्छी कारकर्दगियाँ बताना पॉजिटिवली, तो ये इदारे का फिर एक स्पोक्स पर्सन कहलाएगा, वो मैनेजर। फिर आ जाता है जी कि व्हेन द मैनेजर रिप्रेजेंट्स देयर डिपार्टमेंट ड्यूरिंग नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन टू गेन एग्रीमेंट एंड कमिटमेंट, हिज रोल एज निगोशिएटर। निगोशिएट कहते हैं ज़रा मौसर बातचीत करने वाले बंदे को। वो कहते हैं कि जब एक मैनेजर अपने एक डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी करता है, कब? ड्यूरिंग नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन, जब एक रूटीन से हटकर कुछ काम हो रहा हो, टू गेन एग्रीमेंट,
और उस रूटीन से हट के अगर वो कोई एग्रीमेंट कर रहा है, कमिटमेंट कर रहा है, ठीक है, तो तब उसका रोल एक निगोशिएटर का होगा। देखें जी, मैनेजर के बहुत सारे रोल हैं। The ability to use method or technique to perform a specific task is called, ये आपने ट्रेनिंग में भी पढ़ा था कि आपकी वो काबिलियत कि आप किसी एक तरीकाकार या टेक्निक को बड़े अच्छे तरीके से एक टास्क हासिल करने के लिए परफॉर्म करते हैं, तो ये आपकी काबिलियत या ये स्किल टेक्निकल स्किल कहलाएगी। The ability to work well with people is known as interpersonal skill, आपकी वो काबिलियत कि आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा काम करें, तो ये कुछ लोग होते हैं इदारे में काम करने वाले, स्कूल की एग्जांपल ले लें, कॉलेज के ले लें, कोई एक ऐसा बंदा होता है जिसकी सबके साथ बनी हुई होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंतहाई सड़ियल और किसी के साथ उनकी नहीं बनती, ठीक है। तो ये कहलाती है जी इंटरपर्सनल स्किल कि आप लोगों के साथ कितना अच्छे तरीके से पेश आते हैं। 44 है, एबिलिटी टू यूज टू अंडरस्टैंड abstract ideas is known as conceptual skill, कि आपकी वो सलाहियत कि आप जो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, यानी कि मुश्किल किस्म के आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं और आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो ये आपकी कंसेप्चुअल स्किल है। डेफिनेटली समझना कंसेप्ट, ये कौन है जी, जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं, खैरियत से? बड़े अरसे बाद आपने टाइम निकाला। सही सही सही, चलें कोई बात नहीं। ओके जी, 45 MCQs है जी। A style is combination of traits, skills and behaviors that manager use to interact with employees। वो कहते हैं कि स्टाइल क्या है, वो आपकी खसूसियात का, आपकी महारत का और आपके किरदार यानी कि बिहेवियर का एक मजमूआ है, कम्बिनेशन है, जो कि एक मैनेजर इस्तेमाल करता है अपने लोगों के साथ। यानी कि एक मैनेजर का अपने लोगों के साथ रवैया और उसकी महारत कितने मौसर तरीके से अपने सबॉर्डिनेट के साथ कोई बातचीत करता है या उनको हैंडल करता है, और उसकी कुछ ट्रेड्स खसूसियात जो हैं, तो ये उनका इजहार कैसे करता है। इन तमाम के मजमूए को हम कहते हैं जी कि एक लीडरशिप स्टाइल है। अब लीडरशिप स्टाइल हमने पढ़े थे 3 तरह के, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसेस फेयर। तो वो आ रहे हैं जी के लीडर मेक्स डिसीजन अलोन एंड एक्सपेक्ट अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस फ्रॉम द ग्रुप इज। वो कहता है कि जी एक लीडर खुद अपने फैसले करता है और वो चाहता है कि जो मैंने फैसला कर लिया कोई इसके ऊपर सवाल ना उठाए, तो ऐसा लीडरशिप का स्टाइल जो है वो क्या कहलाएगा, ऑटोक्रेटिक या आमराना उसको स्टाइल कहेंगे। द लीडर लीव्स group member to get on with a task at hand without interference is known as। एक लीडर जो है वो अपने मेंबर्स पे छोड़ता है कि वो खुद अपना टास्क सिलेक्ट करें और उसके मुताबिक फैसले करें, तो वो फ्री हैंड दे देता है। तो ऐसा स्टाइल लीडरशिप का क्या कहलाता है, ये कहलाता है जी लेसेस फेयर स्टाइल। फिर है द लीडर टेक डिसीजन एंड इन्फोर्स देम। एक लीडर फैसले करता है और उनको अमल भी करवाता है, लेकिन डिसीजन ऑलवेज टेक अकाउंट ऑफ व्यूज ऑफ द रेस्ट ऑफ द ग्रुप इज नोन एज। लेकिन जो भी वो फैसले करता है वो अकेले नहीं करता, बल्कि जो भी उसके साथ साथी कोलीग्स हैं, अमला है,
उनकी मुशावरत के साथ वो उनके व्यूज़ लेता है, उसके मुताबिक वो फैसला करता है। तो ये जमहूरी निज़ाम, जमहूरी लीडरशिप या डेमोक्रेटिक लीडरशिप कहलाएगी। अच्छा, अब इनके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात हैं। वो बता रहे हैं जी कि द मेन एडवांटेज ऑफ ऑटोक्रेटिक स्टाइल, आमराना स्टाइल लीडरशिप स्टाइल का फ़ायदा क्या है? That team members can still be directed towards purposeful action when they are exhausted, stressed and disillusioned। वो कहते हैं कि जब उसके लोग, किसी इदारे में काम करने वाले लोग एग्जॉस्ट हो जाएं, डिप्रेस्ड हो जाएं, परेशान हो जाएं, और तो आमराना निज़ाम लीडरशिप स्टाइल क्या होगा कि वो एक बंदे ने सोचना समझना और फैसला करना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, तो वो अपनी हिदायत जारी करेगा ताकि सारे लोग बगैर सोचे समझे, बगैर तरद्दुद के उसके फैसले पे अमल करें। अगरचे वो परेशान भी हैं तो उनका काम सोचना नहीं है, बल्कि वो सिर्फ उस फैसले पे अमल करें। लेसिस फेयर स्टाइल लीडर्स में बी असिस्ट इंडिविजुअल्स। जो लेसिस फेयर लीडर होगा ना, वो हो सकता है कभी कभी अपने जो इंडिविजुअल्स को असिस्ट करे, उनकी कोई हेल्प कर दे, बट डू नॉट अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज आर मोटिवेट द ग्रुप एज अ होल। लेकिन वो लोगों के ग्रुप को या अपने जो भी उसके मातहत काम करने वाले लोग हैं, उनको कोशिश नहीं करेगा कि उनका कोई ग्रुप बना के उनको मोटिवेट करे और कहे काम करें। ये तीनों की एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं स्टार्ट में, छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं, गौर कीजिएगा इस एग्जांपल में तीनों स्टाइल की। मैं स्टार्ट में अपने फैसले खुद करता हूँ कि इन बच्चों को मैंने कौन सी ट्रेनिंग देनी है, कौन सी खुराक खिलानी है, और किस वक्त इनको छुट्टी देनी है, कितना दौरानी होगा, और डेली उनके ऊपर सख्ती से अमल करवाना है। बच्चे उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे कोई भी गेम सिखाने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा सिस्टम होगा, फैसला भी मेरा, सारा कुछ मैंने करवाना है उनको। तो ये होगा ऑटोक्रेटिक स्टाइल। फिर जब बच्चे बड़े होते हैं, थोड़ा गेम शेम सीख लेते हैं, कुछ हद तक वो खेलने लग जाते हैं, तो मैं उन बच्चों से पूछता हूँ कि जी आज क्या खेलना है, कौन सी गेम करनी है, चलें आज कितनी देर खेलनी है। तो उनकी इंटरेस्ट, उनकी मुशावरत से फिर मैं फैसला करता हूँ, फिर कहते हैं चलें ठीक है आज ऐसे कर लेते हैं। तो ये वाला स्टाइल जो होगा, जिसमें उनकी मुशावरत भी शामिल होगी, ये होगा लीडरशिप, सॉरी, डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल होगा। ठीक है, और अगर जब वो बच्चे प्रोफेशनल, इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के खिलाड़ी बन जाते हैं और उनको पता है कि उन्होंने क्या खाना है, कब ट्रेनिंग करनी है, कब नहीं करनी, कब सोना जागना सारा कुछ है, बस एक अलामती तौर पे उनको कोई कोच, ट्रेनर, मैनेजर वगैरह चाहिए होता है। ठीक है, तो वो कभी कभी वो कुछ पूछ लेते हैं मुझसे, अदरवाइज मैं उनको कहता हूँ ठीक है जी जाए अपना काम करो। उनको पता होता है जी ट्रेनिंग कितनी करनी है, कैसे करनी है, कितनी देर तक करनी है। ऐसे जो एलीट क्लास के खिलाड़ी हैं ना, उनको ऐसे अकेले ग्राउंड में, उनके जो कोचेस वगैरह होते हैं वो फ्री की तनख्वाहें लेते हैं। बस नाम के कोचेस होते हैं। वो खिलाड़ियों को अपना खुद पता होता है कि ऐसे खेलेंगे तो इंजरी होगी, अगर हो गई है तो उसका हमने क्या करना है, वगैरह वगैरह। तो वो स्टाइल जो है लेसेस फेयर स्टाइल कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है जी, सबॉर्डिनेट आर नॉट इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग इन। वो कौन सा तरीका है जिसमें सबॉर्डिनेट को इन्वॉल्व नहीं किया जाता? तो ऑटोक्रेटिक होगा। The democratic leader encourages employee participation in decision। डेमोक्रेटिक या जमहूरी लीडर जो होगा, अपने एम्प्लॉयज को इनकरेज करेगा कि वो भी उसके फैसले में हिस्सा लें। 53, लीडर टेंड टू इन्वॉल्व सबॉर्डिनेट इन लीडरशिप एक्टिविटीज and decision making, but ultimately they retain final authority। तो ये कौन सा आएगा? अभी जल्दी से बताएं, अभी आपने पढ़ लिया है, जल्दी बताएं। यहाँ पे उन्होंने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है, पार्टिसिपेटिव। वो कहते हैं कि उनको लीडरशिप में भी, लीडरशिप की जो एक्टिविटीज हैं उनमें भी अपने सबॉर्डिनेट को जो है वो इन्वॉल्व करेगा, और फैसला करने में भी इन्वॉल्व करेगा, लेकिन फाइनल अथॉरिटी उसके पास ही रहेगी कि आखिरी फैसला उस बंदे का, मैनेजर का ही होगा। ये पार्टिसिपेटिव स्टाइल एक उन्होंने चौथा दे
मोस्ट सक्सेसफुल स्टाइल कौन सा है जी? डेमोक्रेटिक डेफिनेटली, जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में भी एक जमहूरियत की है। द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एक्शन ऑफ अदर इज नोन, दूसरों के एक्शन को मुतासर करना, ये कहलाता है पावर। कि आपके पास पावर है, ताकत है, आप किसी के फैसले को मुतासर कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं दूसरों के काम को। कोerसिव पावर इज बेस्ड ऑन द लीडरशिप। फिर पावर की टाइप्स भी हैं। कोerसिव पावर क्या है? बेस्ड ऑन द लीडर बीइंग एबल टू पनिश दोज हु डू नॉट डू व्हाट इज आस्क्ड ऑफ देम। ये एक स्ट्रिक्ट, जिस तरह स्ट्रिक्ट नहीं होता वर्ड, स्ट्रिक्ट सख्त, ठीक है, सजा देने वाला, तो एक सख्त किस्म का। वो कहते हैं कि ये एक बड़ी सख्त ताकत होती है कि जिसकी बुनियाद पे एक लीडर जो है वो दूसरों को सजा देता है और उनसे पूछ पूछ करता है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। अच्छा, लेजिटिमेट। हाँ हाँ, सख्ती से काम करवाना, स्ट्रिक्टनेस, जबरदस्ती, नाजायज गुस्सा, ठीक है, नाहक उनको सताना, क्योंकि उसके पास पावर होती है। अमूमन जिन लोगों के पास पावर आ जाती है ना, अगर वो बेनस्ले लोग होते हैं तो फिर वो दूसरों को तंग करते हैं। और अमूमन मैंने देखा है कि हमेशा बेनस्ले लोगों के पास ही पावर आती है ज्यादा। मैं ये स्कूल कॉलेज, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मोस्टली मैंने ये देखा है जिस बंदे के पास या तो पावर आई है तो वो उस तरह का हो जाता है, या आती ही ऐसे लोगों के पास है। इस चीज की मुझे नहीं समझ आई। अच्छा जी, एक और पावर है जी, लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर कहते हैं जायज तरीके से, कानूनी तरीके से पावर का इस्तेमाल। कम फ्रॉम द लीडरशिप और मैनेजमेंट पोजीशन, कि ये ऐसी मैनेजमेंट और लीडरशिप से आती है दैट अ पर्सन होल्ड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन में बंदा लीड कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, लीडर है या मैनेजर है उस इदारे का, तो वहां से उसको एक जायज पावर मिल जाती है कि एक इदारा उसको पावर देता है कि हाँ जी आपके ये अख्तियार हैं। जिस तरह से स्कूल कॉलेज में एग्ज़ाम कमेटी, उसका चेयरमैन, डिसिप्लिन कमेटी वगैरह वगैरह। अ, अब आ जाते हैं जी रिवॉर्ड पावर। रिवार्ड जैसा कि इनामात देना, नवाजना, तकसीम करना कुछ। इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर बाय गिविंग देम समथिंग दे वैल्यू। वो कहते हैं कि जो लोग किसी इदारे में काम करते हैं और उनको उनकी खिदमात का सिला देना, उनको नवाजना, कोई इनाम इनाम इकराम देना वगैरह वगैरह, इससे वो मुतासर भी होते हैं। तो ये कहलाता है रिवार्ड पावर, कि लोगों को आप रिवार्ड दें और वो फिर आपको रिगार्ड करेंगे। 59 है, पीपल हु हैव नॉलेज और डाटा दैट अदर्स नीड हैव इंफॉर्मेशन पावर। वो कहते हैं कि लोगों के पास इल्म होता है या डाटा होता है अ, जिनको दूसरों की ज़रूरत होती है। तो ये है जी इंफॉर्मेशन पावर। फॉर एग्जांपल, अल्लाह ताला ने मुझे थोड़ी सी ये इंफॉर्मेशन, कुछ नॉलेज, कुछ डाटा दिया हुआ है, तो इसको भी अगर इस मीनिंग में लिया जाए तो जो ये वो नॉलेज, ये वो बातें, ये वो इल्म है जो मैं लोगों को दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन पावर कहलाएगी इस कॉन्टेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 60 है, a business is willing to pay you for sorry, ऊपर है 60, people who have expertise or specialized skill that others need have। वो लोग जिनके पास कोई एक खास किस्म की स्किल होती है, महारत होती है, या वो किसी खास काम में स्पेशलाइज्ड होते हैं और वो उस चीज़ की लोगों को ज़रूरत होती है। जैसे कि एक दर्जी है, कपड़े सीने में एक्सपर्ट है और हमें ज़रूरत है उस चीज़ की। ठीक है, एक कोई किसी और काम का बंदा माहिर है, ठीक है ना, तो ये कहलाते हैं जी कि एक्सपोर्ट पावर। और जो बंदा एक्सपर्ट होता है उसके पास लोग जाते हैं कि जी आपकी एक्सपर्टीज के इवज हम आपको ये पे करेंगे। बिजनेस इज अ बिजनेस इज अ विलिंग
to pay you for opportunity to communicate a message by being associated with your club is referred to as, हाँ, स्पॉन्सरशिप क्या है? वो कहते हैं कि एक ऐसा कारोबार, अक्सर जितने भी आप इश्तहारात देखते हैं मैच के दौरान, किसी खेल गेम के दौरान, तो ये कहलाता है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल खिलाड़ी एक बड़े सफ़ीर होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बहुत सारे लोग उन खेल को देखते हैं और उस खेल के दौरान जो ये ऐड वगैरह चलते हैं, लोग वो ऐड भी देखते हैं और बिजनेसमैन या जितने भी तिजारत से रिलेटेड लोग हैं, वो अब पे करते हैं उस अगर कोई वो तंजीम है, इदारा है, टीम है, कोई कंट्री नेशनल लेवल की टीम है या किसी भी लेवल की, और उनसे कहते हैं जी कि हम आपको ये सपोर्ट करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं ये चीज़ें और आप हमारे एम्बेसडर बन जाएं। जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो पेप्सी की ब्रांड एम्बेसडर है, लिहाजा उनकी शर्ट्स के ऊपर आप देखें तो शुरू से लेके अब तक पेप्सी उनको रिप्रेजेंट वो लिखा होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है जी स्पॉन्सरशिप। पेप्सी क्रिकेट टीम का शुरू से अब तक स्पॉन्सर है। Sponsorship is an attractive means to communicate with a potential customer. अच्छा, तो बहुत सारे लोग जो मैच वगैरह या ये चीज़ें देखते हैं, तो उस स्पॉन्सरशिप उनके लिए बड़ी एक अट्रैक्टिव होती है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कुछ अर्सा पहले रोनाल्डो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। रोनाल्डो को जानते हैं भी? फेमस फेमस फुटबॉलर है और आजकल फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका हुआ है। ये भी डेली आप लोगों ने फुटबॉल का मैच एटलीस्ट उसकी हाइलाइट्स देखनी है, आपको पता होना चाहिए और डेली के नोट्स बनाते जाना है। कल इफ्तिताही मैच हुआ, कतर में हो रहा है, ठीक है जी। और इसका आपने बताना है कि जी कौन सा वर्ल्ड कप है, 1930 से स्टार्ट हुआ और अब ये कितना, इसका सीरियल नंबर क्या है। कतर इसकी मेज़बानी कर रहा है। कल कतर के दरमियान में और एक और कंट्री के दरमियान में मैच हुआ था, वो आपने सर्च करना है, देखना है। और कतर को उसमें शिकस्त हुई है, ठीक है। एक्वाडोर उस कंट्री का नाम था, उसने मैच जीता है। तो ये सारे रिकॉर्ड आपने डेली बेसिस पे रखते जाना है, खबरें सुनने के, जी फलां टीम ने फलां को इतने मैचेस से इतनी चीज़ से हरा दिया। आप देखेंगे कि वर्ल्ड कप के एंड के ऊपर आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बात क्या हो रही थी? हाँ, रोनाल्डो की बात हो रही थी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान दौरान कोका कोला कंपनी वालों ने अपनी 2 बोतल रोनाल्डो के सामने रखी हुई थी और जब इसको प्यास लगी, इसने क्या किया कि कोक की बोतलों को साइड पे कर दिया और पानी की बोतल उठा के पी ली। तो उसका फायदा पानी की कंपनी को हुआ और घाटा या नुकसान तकरीबन सुनने में आया था कि 400 अरब डॉलर का नुकसान हुआ चंद घंटों में, दिनों में, चंद दिनों में कोक कंपनी को, कि लोगों ने जो उसके फैन थे पूरी दुनिया में, उन्होंने कोक पीना ही छोड़ दी। एक दिन में या मेरे ख्याल है चंद दिनों में कोक की सेल पे इतना हुआ फर्क पड़ा। तो उसने कहा, उससे पूछा गया कि भाई ये आपने क्यों किया? तो उसने कहा जब मैं कोक खुद नहीं पसंद करता तो मैं इसकी तशहीर क्यों करूं, लोगों को क्यों कहूं कि भाई आप ये पिए। तो अब ये देख लें कि स्पोर्ट्समैन की कितनी वर्थ होती है। तो ये कंपनीज स्पॉन्सर इसलिए करती हैं ताकि उनकी एक फेमस लोग, जब आप देखें, आप ये क्रीम्स, हेड शैम्पूज और ये चीज़ें, फेमस लोग जितने भी होते हैं, एक्टर्स, अदाकार, स्पोर्ट्समैन, वो उसमें यूज़ करते हुए दिखाई देते हैं। तो जितने भी अवाम है वो कहते हैं अच्छा ये इतना अच्छा बंदा है, ये चीज़ इस्तेमाल करता हुआ नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली हम भी वही चीज़ करें, ठीक है। वरना अगर बहुत अच्छी चीज़ बना के रख दी जाए और उसकी तशहीर ना की जाए, तो लोगों को उसका नाम तक का भी नहीं पता होगा और उसकी खरीदारी करते वक्त वो घबराएंगे भी सी कि पता नहीं इसका क्या रिजल्ट होगा। तो ये फ़ायदा है जी स्पॉन्सरशिप का।
क्वेश्चन नंबर 63 है जी। मैनेजमेंट प्लान एस्टिमेटिंग एंटिसिपेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर। वो मुतवक्का आमदनी और मुतवक्का